हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल से लेके रीतिकाल तक अध्ययन पूरा कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं आधुनिक काल के अध्ययन की ओर, जिसमें प्रकरण 1 के अंतर्गत गद्य साहित्य का विकास हम पढ़ चुके हैं और प्रकरण 2 के अंतर्गत अब पढ़ने वाले हैं गद्य साहित्य का आविर्भाव। तो आइए देखते हैं। प्रकरण 2, गद्य साहित्य का आविर्भाव। पिछले वीडियोस में हमने गद्य साहित्य का विकास पढ़ा था, जिसमें ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली के गद्य का विकास हम पढ़ चुके हैं और मुंशी सदासुखलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आइए पढ़ते हैं गद्य साहित्य का आविर्भाव। किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जाने लगी थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। कि किस प्रकार हिंदी के नाम से नागरी अक्षरों में उर्दू ही लिखी जा रही थी, इसकी चर्चा बनारस अखबार के संबंध में कर आए हैं। संवत 1913 में अर्थात बल्बे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। संवत 1913 में अर्थात बल्बे के 1 वर्ष पहले राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उस समय और दूसरे विभागों के समान शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था। जैसे और विभागों में मुसलमानों का जोर था, उसी प्रकार शिक्षा विभाग में भी मुसलमानों का जोर था, जिनके मन में भाषापन का डर बराबर समाया रहता था। वे इस बात से डरा करते थे कि कहीं नौकरी के लिए भाखा संस्कृत से लगाव रखने वाली हिंदी न सीखनी पड़े। भाखा अर्थात संस्कृत मिश्रित जो खड़ी बोली थी, वो उनको कहीं ना सीखनी पड़े। अतः उन्होंने पहले तो उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की व्यवस्था का घोर विरोध किया। पहले तो उन्होंने उर्दू के अतिरिक्त हिंदी की पढ़ाई की जो व्यवस्था थी उसका घोर विरोध किया कि उर्दू के अतिरिक्त हिंदी ना पढ़ाई जाए, केवल उर्दू ही पढ़ाई जाए। उनका कहना था कि जब अदालती कामों में उर्दू ही काम में लाई जाती है, तब एक और जबान का बोझ डालने से क्या लाभ। भाखा में हिंदुओं की कथा वार्ता कहते सुनते वे हिंदी को गंवारी बोली भी कहा करते थे। इस भाखा भाषा में हिंदुओं की कथा वार्ता आदि कहते अगर वे सुनते थे किसी को, तो वो उसको गंवारी बोली कहते थे। इस परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में राजा शिव प्रसाद सिंह जब हिंदी की रक्षा के लिए सामने आए, तो उनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता, तब मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते। जब कहीं हिंदी का सवाल आता, तब जो मुसलमान थे वो उन्हें मुश्किल जबान कहकर उसका विरोध करते। अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए। तो राजा साहब को उस समय क्या उचित लगा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए। उस समय साहित्य के कोर्स के लिए पुस्तकें नहीं थी। थी नहीं, तो जो ठेठ हिंदी चल रही थी, जिसमें फारसी अरबी के भी शब्द मिले हुए थे, उसी का उन्होंने समर्थन किया। उस समय साहित्य में कोर्स की पुस्तकें नहीं थी। राजा साहब स्वयं तो पुस्तकें तैयार करने में लग ही गए, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि अपने कई मित्रों को भी उन्होंने पुस्तकें लिखने में लगाया। तब जब ये कोर्स की पुस्तकें नहीं थी, तो उन्होंने पुस्तकें तैयार करने के लिए स्वयं तो लगे ही, पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर को भी अपने साथ लगाया। राजा साहब ने पाठ्यक्रम में उपयोगी कई कहानियां आदि लिखी, जैसे राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। तो राजा साहब ने पाठ्यक्रम के लिए कई उपयोगी कहानियां लिखी। उसमें से कुछ हैं राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा इत्यादि। संवत 1909 और 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें हिंदी में निकली। 1909 से 1919 के बीच शिक्षा संबंधी अनेक पुस्तकें निकली हिंदी में, जिनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पंडित वंशीधर ने, जो आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे, हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था।
पंडित वंशीधर जो थे आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे। उन्होंने हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम आबे हयात था। हिंदी और उर्दू दोनों में निकलता था, तो हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत और उर्दू का नाम आबे हयात था। उनकी लिखी पुस्तकों के नाम ये हैं: पुष्पवाटिका, गुलिस्ता के एक अंश का अनुवाद संवत 1909, भारतवर्षीय इतिहास संवत 1913, जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक 1913, जगत वृत्तांत 1915। पंडित श्रीलाल ने संवत 1909 में पत्र मालिका बनाई। गारसा तासी ने इन्हें कई पुस्तकों का लेखक कहा है। बिहारी लाल ने गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद 1919 में किया। पंडित बद्रीलाल ने डॉक्टर वैलेंटाइन के परामर्श के अनुसार संवत 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। उसी वर्ष सिद्धांत संग्रह और उपदेश पुष्पावली नाम की 2 और पुस्तकें निकाली थी। उसी वर्ष 1919 में हितोपदेश का अनुवाद किया, जिसमें बहुत सी कथाएं छांट दी गई थी। और इसी वर्ष सिद्धांत संग्रह जो न्याय शास्त्र की पुस्तक थी और उपदेश पुष्पावती नाम की 2 और पुस्तकें निकली थी। यह कह देना आवश्यक है कि प्रारंभ में राजा ने जो पुस्तकें लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें वह उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबों इतिहास, तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है। पहले जो उन्होंने पुस्तकें लिखी थी वो बहुत सरल हिंदी की पुस्तकें थीं, उनमें उर्दूपन नहीं था, जैसा कि उनकी बाद की किताबों में है, जैसे इतिहास, तिमिरनाशक। उदाहरण के लिए राजा भोज का सपना से कुछ अंश उद्धृत किया जाता है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है। बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते और बड़े बड़े भूपति उनके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र के तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने, चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। अपने मानव धर्म सार की भाषा उन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी थी। और ये मानव धर्म सार की कुछ पंक्तियां यहाँ पर उन्होंने दी हुई हैं, ये दिखाने के लिए इसकी भाषा जो थी वो थोड़ा संस्कृत गर्भित थी। इसका पता इस उद्धृत अंश से लगेगा। मनुस्मृति हिंदुओं का मुख्य धर्म शास्त्र है। उसको कोई भी हिंदू अप्रामाणिक नहीं कह सकता। वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कुछ कहा है उसे जीव के लिए औषधि समझना। और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्म शास्त्राचार्यों में मनु जी सबसे प्रधान और अति मान्य है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है। खेद की बात है कि हमारे देशवासी हिंदू कहला के अपने मानव धर्मशास्त्र को न जाने और सारे कार्य उसके विरुद्ध करें। मानव धर्मसार की भाषा राजा शिव प्रसाद की स्वीकृत भाषा नहीं। प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। जो मानव धर्मसार की भाषा है वह शिव प्रसाद सिंह की स्वीकृत भाषा नहीं है। प्रारंभ से भी ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जो सर्वसाधारण के बीच में प्रचलित थी और उसमें अरबी फारसी के भी कुछ शब्द मिश्रित थे। यद्यपि अपने गुटका में जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श बनाए रखा। जो उनकी गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी उसमें उन्होंने थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा को ही बनाए रखा था। पर संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा। संवत 1917 के बाद उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। बराबर बना तो रहा ही, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसका कारण चाहे जो समझिए, या तो यह कहिए कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर। अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। जो हो, संवत 1917 के उपरांत जो इतिहास, भूगोल आदि की पुस्तकें राजा साहब ने लिखी उनकी भाषा बिल्कुल उर्दूपन लिए है। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की अंग्रेजी भूमिका में जो संवत
64 की लिखी है, राजा साहब ने साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का अनुसरण किया है। इतिहास तिमिरनाशक भाग 2 की अंग्रेजी की भूमिका में उन्होंने जो संवत 1864 की लिखी है, में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैंने बैताल पचीसी की भाषा का ही अनुसरण किया है। I may be pardoned for saying a few words here to those who always urge the exclusion of Persian words, even those which have become our household words from our Hindu books and used in their street Sanskrit words, quite out of place and fashion, or those coarse expressions which can be tolerated only among a rustic population. I have adopted to a certain extent the language of the Betal Pachisi. यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है। लल्लू लाल जी के प्रसंग में ये कहा जा चुका है कि बैताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। लल्लू लाल जी के प्रसंग में जब लल्लू लाल जी को हम पढ़ रहे थे तो ये कहा जा चुका था कि बैताल पचीसी की भाषा बिल्कुल उर्दू है। राजा साहब ने अपने इस उर्दू वाले पिछले सिद्धांत का भाषा का इतिहास नामक जिस लेख में निरूपण किया है, वही उनकी उस समय की भाषा का एक खास उदाहरण है। अतः उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। अपने उर्दू वाले सिद्धांत का निरूपण इस लेख में किया है। हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम और ख़ास पसंद हो, अर्थात जिनको ज़्यादा आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित विद्वान की बोलचाल में छोड़े नहीं गए हैं। और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न संस्कृत की टकसाल कायम करके नए नए ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए, जब तक कि हम लोगों को उसके जारी करने की ज़रूरत न साबित हो जाए। अर्थात यह कि उस अर्थ का कोई शब्द हमारी ज़बान में नहीं है, ये जो है अच्छा नहीं है, या कविताई की ज़रूरत या इल्मी ज़रूरत या कोई और ख़ास ज़रूरत साबित हो जाए। अपने उर्दू वाले सिद्धांत का स्पष्टीकरण या निरूपण यहाँ पर इन्होंने दिया है राजा साहब ने। भाषा संबंधी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन राजा साहब ने किया है, उसके अनुकूल उनकी यह भाषा कहाँ तक ठीक है, पाठक आप समझ सकते हैं। आम फहम, खास पसंद, इल्मी ज़रूरत जनता के बीच प्रचलित शब्द कदापि नहीं है। जनता इन शब्दों का प्रयोग नहीं करती थी। फारसी के आलिम फाजिल चाहे ऐसे शब्द बोलते हों, पर संस्कृत हिंदी के पंडित विद्वान तो ऐसे शब्दों से कोसों दूर है। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का अभाव रहता है, वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। इस प्रवृत्ति के निर्माण में जिस प्रकार देश के प्राकृतिक रूप, रंग, आचार, व्यवहार आदि का योग रहता है, उसी प्रकार परंपरा से चले आते हुए साहित्य का भी। भाषा में जो रोचकता आदि होती है, वह उस देश की प्रकृति या संस्कृति के अनुसार आती है। इस प्रवृत्ति का निर्माण में देश का रूप, रंग, आचार, व्यवहार सब कुछ सम्मिलित रहता है, सभी का योग रहता है। उसी प्रकार परंपरा से चले आते साहित्य का भी। संस्कृत शब्दों में थोड़े बहुत मेल से भाषा का जो रुचिकर रूप हजारों वर्षों से चला आता था, उसके स्थान पर एक विदेशी रूप रंग की भाषा गले में उतारना देश की प्रकृति के विरुद्ध था। संस्कृत शब्दों के साथ थोड़े बहुत मेल से जो भाषा चली आ रही थी, उसको हटा के एक विदेशी रूप रंग को धारण करना प्रकृति के विरुद्ध था। ये प्रकृति विरुद्ध भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। ये प्रकृति विरुद्ध जो भाषा चल रही थी, वह खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर आगे कोई न आया। आगे केवल राजा लक्ष्मण सिंह ही आए। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला। उन्होंने संवत 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। उन्होंने 1918 में प्रजा हितैषी नाम का एक पत्र आगरे से निकाला था।
प्रजा हितैषी किसका पत्र था? राजा लक्ष्मण सिंह का। कब निकला था? संवत 1918 में। कहाँ से निकला था? आगरे से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 1919 में अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद बहुत ही सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद भी राजा साहब ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1919 में प्रकाशित किया, जो कि विशुद्ध और सरल हिंदी में था। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुई और भाषा के संबंध में मानो फिर से लोगों की आंख खुली। इस पुस्तक की प्रशंसा भी हुई और भाषा के संबंध में लोगों की आंख एक बार फिर खुली। राजा साहब ने उस समय इस प्रकार की भाषा जनता के सामने रखी। ये है राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा। अनुसुईया हौले प्रियंवदा से, सखी मैं भी इस सोच विचार में हूं, अब इससे कुछ पूछूंगी। प्रकट महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी ये पूछने को चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो और किस देश की प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो। क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमल गात को कठिन तपोवन में आकर पीड़ित किया है। ये इस प्रकार की भाषा राजा लक्ष्मण सिंह की थी। ये भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहारिक संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए है। ये भाषा ठेठ और सरल होते हुए भी साहित्य में चिरकाल से व्यवहारिक थी, उसका व्यवहार किया जाता था, प्रयोग किया जाता था और संस्कृत के कुछ रसिक शब्द लिए हुए थे। रघुवंश के गद्यानुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह जी ने भाषा के संबंध में अपना मत स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। जो रघुवंश का गद्यानुवाद हुआ उसमें भाषा के संबंध में राजा साहब ने अपने विचार दिए हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी पारसी के, परंतु कुछ अवश्य नहीं है कि अरबी पारसी के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी पारसी के शब्द भरे हों। तो ये कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। अब भारत की देश भाषाओं के अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह जा चुका था। अब जो भारत की देश भाषाएं थी उसके अध्ययन की ओर इंग्लैंड के लोगों का भी ध्यान जा चुका था। उनमें जो अध्ययनशील और विवेकी थे, जो अखंड भारतीय साहित्य परंपरा और भाषा परंपरा से अभिज्ञ हो गए थे, उन पर अच्छी तरह प्रकट हो गया था कि उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा का स्वरूप क्या है। वो ये अच्छी तरह जान चुके थे कि उत्तरी भारत की असली स्वाभाविक भाषा क्या है। इन अंग्रेज विद्वानों में फ्रेडरिक पिंकॉट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा बनाए रखना चाहिए। अंग्रेजों में जो विद्वान थे उनमें फ्रेडरिक पिंकॉट का स्मरण हिंदी प्रेमियों को सदा रखना चाहिए। इनका जन्म संवत 1893 में इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने प्रेस के कामों का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और अंत में लंदन की प्रसिद्ध एलन एंड कंपनी WH एलन एंड को 13 वाटरलू पैलेस पाल माल SW ये कंपनी थी, इसके विशाल छापाखाना जो था के मैनेजर हुए। वहीं वे अपने जीवन के अंतिम दिनों के कुछ पहले तक शांतिपूर्वक रहकर भारतीय साहित्य और भारतीय जनहित के लिए बराबर उद्योग करते रहे। संस्कृत की चर्चा पिंकॉट साहब लड़कपन से ही सुनते आते थे। इसमें उन्होंने बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। संस्कृत की चर्चा उन्होंने लड़कपन से ही सुनी थी, इसलिए उन्होंने इसमें बहुत परिश्रम के साथ उसका अध्ययन किया। इसमें संस्कृत में उन्होंने बहुत परिश्रम किया और उसका अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने हिंदी और उर्दू का अभ्यास किया। इंग्लैंड में बैठे ही बैठे उन्होंने इन दोनों भाषाओं पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें लेख और पुस्तकें लिखने और प्रेस में छपाने लगे। ये दोनों भाषाएं उन्होंने इस प्रकार सीख ली, इतना अधिकार प्राप्त कर लिया कि इनमें वो लेख और पुस्तकें लिखने लगे और अपने प्रेस में छपाने भी लगे। यद्यपि उन्होंने उर्दू का भी अच्छा अभ्यास किया था, पर उन्हें इस बात का अच्छी तरह निश्चय हो गया था कि यहाँ की परंपरागत प्राकृत भाषा हिंदी है। उर्दू का भी उन्हें अभ्यास था, परंतु ये जान चुके थे वो कि यहाँ की परंपरागत भाषा जो है वो हिंदी ही है। अतः जीवन भर ये उसी की सेवा और हित साधना में तत्पर रहे।
उनके हिंदी लेखों, कविताओं और पुस्तकों की चर्चा आगे चलकर भारतेंदु काल के भीतर की जाएगी, जो पिंकौट साहब ने लिखे हैं। संवत 1947 में उन्होंने उपर्युक्त एलन कंपनी से संबंध तोड़ा और गिलबर्ट एंड रिविंगटन क्लर्केनवेल लंदन नामक विख्यात व्यवसाय कार्यालय में पूर्वीय मंत्री, ओरिएंट एडवाइजर एंड एक्सपर्ट नियुक्त हुए। उक्त कंपनी की ओर से एक व्यापार पत्र आयन सौदागरी उर्दू में निकलता था, जिसका संपादन पिंकार्ट साहब करते थे। उन्होंने उसमें कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी रखे। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी लेख वे ही लिखते थे। लेखों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों जैसे हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, भारत मित्र से उद्धरण भी उस पत्र के हिंदी विभाग में रहते थे। भारत का हित वे सच्चे हृदय से चाहते थे। राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि हिंदी लेखकों से उनका बराबर हिंदी में पत्र व्यवहार रहता था। उस समय के प्रत्येक हिंदी लेखक के घर में पिंकार्ट साहब के 2-4 पत्र मिलेंगे। हिंदी के लेखकों और ग्रंथकारों का परिचय इंग्लैंड वालों को वहां के पत्रों में लेख लिखकर वे बराबर दिया करते थे। संवत 1957 नवंबर 1815 में वे रिया घास जिसके रेशों से अच्छे कपड़े बनते थे की खेती का प्रचार करने हिंदुस्तान आए थे। साल भर से कुछ ऊपर ही यहाँ रह पाए थे कि लखनऊ में उनका देहांत 7 फरवरी 1896 को हो गया। उनका शरीर भारत की मिट्टी में ही मिला। तो ये थी पिंकार्ट साहब के बारे में जानकारी। इसमें जो है 7 फरवरी 1896 नवंबर सन 1815। फ्रेंड्स सन ये इसमें थोड़ा गड़बड़ दिया है, मिसप्रिंट होगा शायद। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, इससे आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ये सीरीज़ इसी प्रकार मिलती रहे और आपके अध्ययन में इससे कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।